मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है बिल्कुल ही मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी जो है वो क्लास 10 की जो तैयारी है वो अच्छी से अच्छी चलती। आपके उसी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आए हैं सेट नंबर 9, जो कि सेट नंबर 8 हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ चुका था। मेरे अस्वस्थ तबीयत के कारण मैं जो है कुछ दिन बीच में क्लास आप लोगों का जो है नहीं लेकर आ पाया, ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट हमारे पिछले क्लास करके आए होंगे सोचे होंगे कि सर तो आप तो वीडियो ही नहीं डाल रहे कितने दिन से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं साथ नहीं दे रहा था ना, इसी कारण से हम लोग वीडियो नहीं लेकर आ पा रहे थे। तो हम लोग जो है फाइनली फिर से आ चुके हैं। तो हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्या, सेट नंबर 9, क्योंकि सेट नंबर 8 हम लोगों ने पिछले दिन यानी कि पिछले क्लास में पढ़ के रखा है। और हम लोग वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और किसका, तो गणित का। याद रखिएगा कि हम लोग सुबह सुबह गणित का क्वेश्चन पढ़ते हैं और शाम में मैथ का, लेकिन हम लोग जो है अभी कितने दिनों से बंद करके रखा था क्लास, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो चलते हम लोग अब बिना अपने टाइम को गवाए क्वेश्चन की ओर देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, ठीक है ना। और मैं एक बार बात फिर से बता देना चाहता हूं कि वैसे स्टूडेंट जो कि 2027 के बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के किसके क्लास 10 के स्टूडेंट जो कि बिहार बोर्ड 2027 के एग्जाम में बैठना चाहते हैं और अच्छे से अच्छा अंक लाना चाहते हैं, तो हमारे इस क्लास से जरूर जुड़िएगा और क्लास को जो है एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने एंड में और भी मजेदार सब क्वेश्चन पढ़ रखा है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्लास की ओर, ठीक है। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं तो वो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कहता है कि संख्या रेखा पर यानी कि नंबर लाइन किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि हम लोग जो है नंबर लाइन इस प्रकार से होता है, ये कहीं तक भी जा सकता है और ये बीच वाला पॉइंट होता है। यहाँ से क्या होता है हमारा 0, अगर इधर चले हम लोग तो ये क्या होता है प्लस में 1 यानी कि पॉजिटिव होता है। 1 2 3 4 5 इस तरह से डॉट डॉट। अब बताइए कि इधर अगर हम लोग इधर की ओर चले तो ये क्या होता है नेगेटिव में 1 2 3, ये क्या होता है नेगेटिव में होता है कि नहीं, बताइएगा आप लोग कि नंबर संख्या रेखा में ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है। नंबर लाइन में, ठीक है, होता है ऐसा, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या या फिर एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करता है वो सारी की सारी संख्या क्या होती है, तो वो वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या। हमेशा याद रखिएगा कि हम उन सारी संख्या यानी कि जिसे हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं उस सारी के सारी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। आप बोलेंगे सर प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, 1 2 3 ये सब तो प्राकृतिक संख्या है ना। हाँ, 1 2 3 4 डॉट डॉट ये सब तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन ये जो माइनस में है ये प्राकृतिक संख्या यानी कि माइनस यानी कि नेगेटिव में जो आएगा, नेगेटिव नंबर जो आएगा वो क्या होगा, माइनस में नहीं हो, सॉरी मतलब प्राकृतिक नहीं हो सकता ना, परिमेय यानी कि जब हम नंबर लाइन में दर्शाएंगे तो कुछ संख्याएं जो रूट वाला भी संख्या नंबर लाइन में आ सकती है। और याद रखिएगा कि रूट में वैसी संख्या जिसका बाहर नहीं आता है, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय कह देते हैं ना। हाँ, तो अपरिमेय संख्या भी नहीं होगा। और जिसका बाहर निकलता है यानी कि पूर्ण वर्ग होता है उसे हम लोग परिमेय कहते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, यानी कि कुछ संख्या हो भी सकती है और पूरी की पूरी संख्या लेकिन नहीं हो सकती है, ठीक है ना। जिस तरह से रूट अंडर 2 ले तो ये एक परिमेय के संख्या अंदर नहीं आएगा। अगर रूट अंडर परिमेय के अंदर नहीं आएगा, अपरिमेय के अंदर आएगा। लेकिन अगर हम इसी में एग्जांपल ले कि रूट अंडर 4 जो कि क्या है, परिमेय है, तो परिमेय है तो क्या अपरिमेय के अंदर आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, यानी कि सिंपल कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि आ सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है कुछ, याद रखिए कुछ नहीं, सारी की सारी अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, सारी की सारी अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, सारी की सारी परिमेय संख्या भी हो सकती है और सारी की सारी प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, सारी की सारी। लेकिन अगर जितने संख्या नंबर लाइन में जितने भी संख्याएं होते हैं उन सभी संख्याओं को अगर कहा जाए तो उन सभी संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या के अंदर रखते हैं। किसमें रखते हैं, वास्तविक संख्या के अंदर में। याद रखिएगा कि कुछ वैसी संख्या होती है जो कि अपरिमेय होती है, अपरिमेय संख्या भी नंबर लाइन पर दर्शाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी संख्या होती है जो कि अपरिमेय नहीं होती है। जैसे 1 2 ही ले ले एग्जांपल में ना, तो अपरिमेय नहीं हो सकती है। जैसे परिमेय क्या हो सकती है, नंबर लाइन में आ सकती है, लेकिन कुछ ऐसी
ऐसी भी संख्याएं हैं जो कि परिमेय नहीं हो सकती है, ठीक है। और प्राकृतिक संख्याएं भी हो सकती है। क्या प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है? नहीं होती है। और याद रखिएगा कि कुछ ऐसी भी संख्याएं आएगी जो कि क्या जो कि प्राकृतिक संख्याएं नहीं होगी। बस ये हम कहना चाह रहे हैं, आप लोगों को यही समझाना चाह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या भी उसके अंदर आता है, परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। लेकिन क्या कुछ ऐसी भी संख्याएं आती हैं जो कि परिमेय या फिर परिमेय भी नहीं होती है, अपरिमेय भी नहीं होती और प्राकृतिक भी नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो सारी की सारी संख्या होती है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। सिंपल भाषा में कहें यानी कि ये एक परिभाषा होता है, वास्तविक संख्या का एक परिभाषा होता है कि जिसे हम नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। बहुत लेक्चर दे दिए इस क्वेश्चन में ना, तो याद रखिएगा मैंने जितने भी सारे बात बताए, आप लोग जो है जितने भी आप लोग समझ में आया है तो नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि समझना है आप लोगों को, ठीक है। नहीं समझिएगा तो मैथ में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन एक सेकेंड ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 में है ना हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा कि निम्नलिखित में कौन है जो निम्न दशमलव प्रसार, कौन सा है जो कि दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जिसके भी हम लोग हर को, किसको? अंश बटे हर, किसी भी अगर याद रखिए भिन्न को किस रूप में लिखते हैं? तो अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। अच्छा एक सेकेंड, कैसे लिख दिया हम लोग यहाँ पर? अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। तो बताइएगा कि किसी भी संख्या को अंश बटे हर, तो हर को तोड़ने पर अगर हर को तोड़ने पर 2 और 5 का गुणज आए, 2 और 5 का गुणज आए, तो याद रखिएगा कि उसे हम लोग शांत कहते हैं। और 2 और 5 के गुणज के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी, जैसे 3 हो या फिर 7 हो या फिर क्या 11 हो, यानी कि किसी को भी तोड़ते हैं हम लोग, तो तोड़ने पर क्या आता है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं ना। तो 2 और 5 का ही गुणज आना चाहिए, 2 और 5 का ही गुणज आना चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अशांत कह देंगे। क्या कह देंगे? अशांत कह देंगे, याद रखिएगा। और 2 और 5 का गुणज आएगा तो उसे हम लोग शांत कहेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं एक बार, ये क्या गया क्वेश्चन चेंज क्यों हो रहा है बार बार। तो ये है हमारा 11/700। 11/700 को हम लोग किसी भी तरह तोड़ेंगे तो इसके जो है इसमें क्या आ सकता है, याद रखिएगा। अगर हम लोग 700 को तोड़े तो 2 से क्या हो जाएगा? 350, फिर 2 से दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 350 का आधा कितना होता है बताइएगा आप लोग? 175 होता है क्या? हाँ 175 को अगर हम लोग 3 से खिला दे, 3 से खाएगा क्या? 7 5 12 12 1 13, 3 से नहीं खाएगा, 5 से। याद रखिएगा कि 5 से खिला देंगे। 5 से कितने बार में? तो 3 बार में, और ये 5 बार, यानी 35 आ गया। बताइए कि 35 आया तो वो फिर से 5 से टूटेगा, लेकिन 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7। लेकिन 7 जो आया इसमें, तो यही क्या आ गया? 2 और 5 तक तो ठीक था, लेकिन 7 नहीं आना चाहिए था ना। 7 नहीं आना चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? 7 नहीं आएगा तभी ना शांत होगा। तो आ गया, तो ये क्या हो सकता है? यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा क्या है? गलत है, ठीक है। देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन है क्या हमारा? 2100। 2100 भी तो 7 से विभाजित हो रहा है ना, 7 आएगा ही आएगा। उसके बाद ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, यानी कि शांत नहीं है। उसके बाद 1200, याद रखिएगा कि अगर 1200 को भी अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो इसके भी अगर 2 और 5 की गुणज के अलावा कुछ आ सकता है। चलिए तोड़ते हैं हम लोग 1200 को भी। 1200 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 से देंगे तो 600 आएगा क्या? फिर 2 से देंगे तो 300 आएगा क्या? फिर 2 से देंगे तो 150 आएगा क्या? बताइएगा। अब 150 के बाद देखिए, 150 को भी 2 से देंगे तो 75 आ जाएगा ना। अब उसके बाद 3 से खा लेगा तो ये क्या आ जाएगा? 25। बताइए कि 2 तक तो ठीक था, और 5 यानी कि 25 को तोड़ेंगे तो 5 तक भी तो ठीक था, लेकिन 3 क्यों आ गया ना? 3 आ गया, इसीलिए क्या करेंगे? ये भी अशांत है। यानी कि यहाँ पर क्या है, हम लोग फिर से मिटा के लिखना चाहेंगे कि यानी कि तीनों का तीनों क्या है? अशांत है। क्या है? तीनों का तीनों अशांत है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं है जो कि क्या? इनमें से कोई नहीं है जो कि क्या है? शांत होना चाहिए। कोई भी नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना का क्या हो? प्रत्येक भाज्य हो। क्या हो? भाज्य हो। वह है क्या है? तो याद रखिएगा, यानी कि इसका कहने का अर्थ ये है कि वैसी
क्या, वैसी वैसी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अगर छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करेंगे तो रूट अंडर में 1, रूट अंडर में क्या हो सकता है 4, रूट अंडर में क्या हो सकता है 9, सबसे छोटी यही सब हो जाएगा ना। तो बताइए कि वो क्या होना चाहिए, वो याद रखिएगा कि वो 16, 20 और 24 का क्या होना चाहिए, से भाज्य होना चाहिए, उससे क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। तो रूट अंडर 1 क्या और क्या लिखे थे 4 और क्या 9, ये सब भाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 16 और 20 और 24 से नहीं हो रहा है ना। तो वैसी संख्या जो होना चाहिए, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ ऑप्शन छांटेंगे। किस तरह से छांटेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात यहाँ बोला है कि पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग याद रखिएगा कि ये किसी भी चीज का वर्ग नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो पहले ही छटा गया। 2400 भी जो है किसी का जो है वर्ग नहीं होता, ये भी क्या हो गया हमारा ऑप्शन छटा गया। 1600 होता है और 3600 होता है। तो याद रखिएगा हम लोग पता करेंगे कि 1600 जो है वो 16 से विभाजित आराम से हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि 20 से भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन 24 से विभाजित होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि चलिए तो भागा लगा चेक करते हैं हम लोग 1600 को, किसको 1600 को अगर भागा लगा के 24 से चेक करेंगे क्या, 24 पंचे चलेंगे क्या, 24 छक्के कितने बार में, 24 छक्के 144 हो जाएगा। 144 में यानी कि 160 में 144 घटाएंगे कितना बचेगा बताइएगा, 116 बचेगा क्या, हाँ एक सॉरी 16 बचेगा ना, 116 क्यों 16। तो याद रखिएगा 16 बचा, आज बगल से क्या उतरेगा 0, यानी कि फिर से 160 आ गया। तो फिर से 6 बार में आ जाएगा कितना 160, यानी कि क्या बचेगा हमारा फिर से 16 सॉरी 144 ना, तो फिर से हमारा क्या बच गया 16, यानी कि पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, किससे 24 से 16 पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3600 आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा कि क्या 3600 जो है 3600 16 और 20 और 24 से विभाजित होता है, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल होता है। आप लोग जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 6x माइनस में 6 का शून्यक ए और बी हो तो क्या ए प्लस बी बराबर ए बी, या फिर ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए और ए इंटू बी छोटा होना चाहिए, या फिर ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए, सॉरी ए प्लस बी छोटा होना चाहिए और ए बी बड़ा होना चाहिए, या फिर क्या ए प्लस ए बी बराबर 0 होना चाहिए। चलिए सारा मतलब जो कि ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग ए और बी याद रखिएगा कि शून्यकों का गुणनफल है, और ए इंटू बी क्या है, ये मतलब शून्यकों का योग, सॉरी शून्यकों का गुणनफल है क्या, ए और बी शून्यकों का गुणनफल और ए प्लस बी ये शून्यकों का योगफल होता है। याद रखिएगा कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शून्यकों के योग को हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो उसी तरह हम लोग यहाँ क्या करें हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह में यहाँ ए और बी दिया गया है, क्या दिया गया है अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या दिया गया है ए और बी। तो शून्यकों का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए प्लस बी। बताइएगा आप लोग कि ए प्लस बी बराबर माइनस बी बटे ए होता है ना। और एक बार हम लोग लिखना चाहेंगे ये अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्यों, क्योंकि क्या शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा नहीं लिखेंगे, हम लोग ए इंटू बी लिखेंगे। क्या यहाँ पर ए इंटू बी बोला है तो हम लोग ए इंटू बी लिखेंगे, और ए इंटू बी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो सी बाय ए होता है, क्या होता है सी बाय ए होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ए बी का मान कैसे निकालते हैं, जितने भी नए स्टूडेंट हैं मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ए और बी का मान क्या निकालना चाहते हैं, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट है वो पिछले क्लास को देख कर आएंगे तो वो तो सारे जानते होंगे, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो वो सब तो बनाते चलते होंगे वो पुराने स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ए का मान हम लोग याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग ए का मान कहते हैं, और एक्स सिर्फ एक्स के गुणांक को जो कि क्या है यहाँ पर 6 उसको हम लोग बी का मान कहते हैं, और जो अचर मान होता है लास्ट में उसे हम लोग सी का मान कहते हैं। यानी क्या है हमारा माइनस में 6 है। तो बताइएगा कि अगर हम लोग इसका मान निकालना चाहेंगे अल्फा प्लस बीटा का, यानी कि ए प्लस बी का, तो क्या हो जाएगा माइनस बी, यानी कि माइनस में 6 क्या हो जाएगा माइनस में 6 अब बटे में क्या हो जाएगा 2, यानी कि कटा देंगे क्या आएगा माइनस में 3, क्या आएगा माइनस में 3। आप बताइएगा आप लोग ये कि सी बाय ए क्या है, सी का मान कितना है तो माइनस में 6 अब बटे में ए का मान कितना है तो 2, इसको भी कटा देंगे तो माइनस 3 आ जाएगा ना। तो बताइए दोनों माइनस 3 आया, इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि ए प्लस बी और इंटू में अल्फा इंटू बीटा यानी कि ए इंटू बी दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ना। यानी कि दोनों क्या ए प्लस बी बराबर ए इंटू बी क्या होगा, दोनों बराबर होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या आ जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बताइएगा आप लोग कमेंट में जरूर कि यस सर बहुत मजा आ रहा है, या फिर मजा नहीं आ रहा है तो भी बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रेखिक समीकरण युग में इतना इतना तथा इतना इतना के इतना इतना को कहते हैं को है कि का है, यहाँ पर का है कि क्या है, का क्या है, का क्या है बताइए? एक हल है, या फिर कोई हल नहीं है, या फिर एक से अधिक हल है, या फिर अनंत अनंत बहु आयामी हल होंगे। इसका मतलब यह है कि सिंपल याद रखिएगा कि अनंत हल क्या है, अनंत हल। याद रखिएगा कि हम लोग ने पढ़ रखा है पहले, क्या पढ़ रखा है तो बताइएगा कि क्या इसमें अगर हम लोग A1 A2 A1 A2 A3 B1 B2 B3 इस तरह से मान निकाल सकते हैं क्या? तो बताइए कि A1 A2 A3 A1 क्या हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा 1, और क्या हो जाएगा B1, क्या बोलेंगे हम लोग B1 क्या हो जाएगा, हम लोग पहले वाले समीकरण से निकाल रहे हैं तो B1 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और C1 क्या हो जाएगा तो हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया तो बताइए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग समीकरण 2 से हम लोग A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। किससे? समीकरण 2 से हम लोग A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। आप लोग बताइएगा कि A2 का मान क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और B2 का मान क्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और C2 का मान क्या हो जाएगा तो 10। अब बताइए कि A1 A2 अगर हम लोग तुलना करने पर बोले तो A1 बाय A2, तो A1 बाय A2 क्या हो जाएगा बताइए? A1 1 है और A2 क्या है हमारा 3, और B1 बाय B2 अगर हम लोग करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? B1 का मान क्या है तो 2 है, और बटे में B2 का मान यहाँ पर क्या है तो 12 है, कटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा ना। ये यानी कि हम कह सकते हैं कि A1 बटे A2 जो है ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो बताइएगा कि दोनों बराबर नहीं है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बताइएगा आप लोग कि A1 बटे A2 क्या लिख सकते हैं, A1 बटे A2 अब बराबर नोट बी बराबर नोट B1 बटे B2 इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग बताइएगा हाँ या ना। तो याद रखिएगा कि हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो बताइएगा कि लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से जब आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाएं। याद रखिएगा कि ग्राफीय रेखाएं प्रतिच्छेदी इस प्रकार से होती है तो क्या होती है, क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफीय रेखाएं। याद रखिएगा कि यहाँ पर नहीं पूछा है लेकिन कहीं भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है कि ऐसा होने पर, यानी कि A1 बटे A2 बराबर नोट B1 बटे B2 होने पर क्या होता है तो ग्राफ क्या होता है तो प्रतिच्छेदी होता है, और इसे हम लोग संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत। और इसकी अगर हल की बात करेंगे हम लोग, हल, तो हल केवल एक हल होता है। क्या होता है? केवल एक हल, यानी कि केवल एक हल को ही हम लोग एकल हल कहते हैं। क्या कहते हैं? केवल एक हल को ही क्या कहते हैं हम लोग, एकल हल कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम जो है आज थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वेश्चन को। ऐसे तो हमने जो है हर क्लास में क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज जो है हम लोग कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 6x पर पावर 4y और तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या है? HCF है। तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइएगा कि हम लोग दोनों को लिखेंगे। अच्छा, 6 को हम लोग 6x पर पावर 4y को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 और क्या x पर पावर 4 और गुने y, ऐसा लिख सकते हैं ना, तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं ना। आप लोग बताइएगा। फिर क्या है 12xy, तो 12xy को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 12, और फिर x और गुने में y। तो बताइएगा कि HCF में हम लोग क्या करते हैं, HCF में यही ना करते हैं जो कि दोनों में मिलता है उसी को हम लोग लिख देते हैं। क्या करते हैं? दोनों में जो मिलता है, जैसे 2 मिल गया तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद गुना देके और 2 मिल रहा है, 2 नहीं मिला, उसके बाद 3 मिल रहा है, तो बताइए कि 3 मिल रहा है यहाँ पर, तो 3 को भी लिख दिए। बताइए यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 4x है, तो हम लोग एक ही x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक ही x। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक y लिखेंगे। तो बताइएगा कि HCF में क्या निकल के आया, ये 2 3, यानी कि 3 दूना 6 हो गया, और x और y है तो यानी कि 6xy। तो बताइएगा कि 6xy किस ऑप्शन में है? तो 6xy ऑप्शन डी में है क्या? तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर आप लोगों को समझ में आया तो बताइएगा कि ये इस प्रकार का हिसाब समझ में आया या नहीं। ठीक है, ये अक्सर जो है अक्सर संख्या में पूछे जाते हैं। किसमें? संख्या में। जैसे 12 या फिर 20 का HCF क्या होगा या फिर LCM क्या होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है हम लोगों को, मतलब जो है कि एक्स वाई की जगह में दे दिया, उसके जगह में एक्स वाई दे दिया गया। कोई बात नहीं, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि यदि 2x - 3y = 5 तथा 4x + 3y
बराबर 1, तो x कोमा y होगा, यानी कि x कोमा y का मान होगा। तो इसको निकालने के लिए, इसका यानी कि हमको बनाने के लिए हम लोग थोड़ा क्लास को जूम करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद ज़्यादा जगह मिलेगा हम लोगों को, तो बनाने में थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, अरे ऊपर ऊपर क्यों जा रहा है ये, ठीक है। तो समीकरण हम बोलेंगे, समीकरण इसको हम लोग बोलेंगे 1 और इसको हम लोग समीकरण क्या बोलेंगे, समीकरण 2 बोलेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर 5, और ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 1, थोड़ा जगह उधर रखना है, ठीक है। और फिर अगला समीकरण क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y बराबर क्या 1, और ये समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं 2। बताइएगा कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो दोनों खत्म हो गया ना, प्लस करने पर दोनों खत्म हो गया ना, यानी कि माइनस प्लस में रहता है संख्या तो क्या होता है, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसको और इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो बताइएगा कि 2 और 4 क्या हो जाएगा, 6x होगा, बताइएगा। और 5 और 1 को भी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ये भी 6 और ये 6 और ये 6 को हम लोग कटा सकते हैं, तो x बराबर क्या आ गया, तो 1, क्या आया 1। अब लिखेंगे हम लोग क्या, नीचे में लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर x का मान निकाले हैं, तो x का मान निकाले हैं तो समीकरण 1 में x का ही मान रखेंगे। अगर y का मान निकालते हैं तो समीकरण 1 में हम लोग y का ही मान रखते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग, इस प्रकार की विधि को हम लोग विलोपन विधि कहते हैं, क्या कहते हैं, विलोपन विधि, ठीक है। तो आगे आप लोग लिखिएगा कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्योंकि हमारे पास तो उतना जगह नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इधर, ठीक है। तो बताइए कि समीकरण 1 ये ही है ना, 2x माइनस में 3y और बराबर क्या है 5, ये क्या है हमारा समीकरण 1, और इसमें हम लोग x का मान रखेंगे। तो बताइएगा कि x का मान रखेंगे तो 2 गुना 1 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 1 है ना। तो बताइए माइनस 3y, y का मान हमको निकालना है बराबर 5, तो बताइए 2 गुना 1 तो 2, और 2 को हम लोग बराबर के उस पार भेज देंगे तो -2, यानी कि -3। अब बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस में क्या हो जाएगा 2 होगा कि नहीं, बताइए। तो -3 अब बराबर क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 3, -3 नहीं सिर्फ 3, तो बताइए माइनस ये 3 और 3 क्या हो जाएगा खत्म, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1, लेकिन किस में, माइनस में। याद रखिएगा कि इधर माइनस बचा हुआ है तो -1, तो x का मान हमारा प्लस में 1 आया है और y का मान -1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, -1 सॉरी +1 -1 +1 -1, तो ऑप्शन ए सही लग रहा है क्या, तो ऑप्शन ए क्या है, यानी कि एक सेकेंड, ये क्या कर दिया हमने तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि माइनस x का मान हमारा क्या निकल के आया था 1, और y का मान क्या निकल के आया था, तो माइनस में 1 निकल के आया था, और x और y पूछा है तो x और y क्या निकल के आया हमारा, यही राइट आंसर निकल के आया, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ax² माइनस 4ax प्लस 2a और फिर +1 बराबर 0 के मूल समान है। तो मूल समान है तो क्या होगा, इसका जो a का मान होगा वो क्या होगा, यानी कि इसका कहने का, क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि ऐसा होने पर मूल जब समान है तो a का मान क्या होगा। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉरी क्लास को जूम करेंगे, क्योंकि जब तक क्लास को जूम नहीं करेंगे तो ये सारा क्लास ये सारा क्वेश्चन बन नहीं सकता ना। हम लोगों के पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि वैसा कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बस आप लोग समझने में ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पढ़ने से मतलब है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या है हमारा, मतलब जो है कि ax² माइनस में क्या है, माइनस में 4ax प्लस 2a और फिर प्लस में क्या है 1। तो याद रखिएगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप लोग बताइएगा कि हम लोग जो है इससे क्या करते हैं, a b c का मान निकालते हैं। तो हम लोग इस कॉर्नर में जो है a b c का मान रखेंगे, निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बनाने के लिए भी जगह चाहिए ना। तो हम लोग बताइए कि एक a का मान हमको किसको मानते हैं, उसी को ना मानते हैं जो कि x² का गुणांक होता है। तो बताइएगा कि x² का गुणांक यहाँ पर a ही, यानी कि a का मान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना। अब b का मान क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, यानी कि जो सिर्फ x का गुणांक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, b का मान, यानी कि 4a, लेकिन किस में, माइनस में 4a, किस में 4a, माइनस में 4a। और बताइएगा कि c का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, c का मान यानी ये पूरा हो जाएगा, जो औचर मान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, c का मान, तो 2a प्लस में 1 यही होगा ना। तो बताइएगा, ठीक है। और एक लाइन आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि क्या बोले, क्या कि जो मूल 0, क्या बोला है, मूल समान होने पर क्या होता है, d का मान जो है वो 0 होता है। क्या होता है, मूल समान होने पर d का मान 0। अब बोलिएगा कि ये d क्या है, तो d एक विवेचक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विवेचक या फिर विविक्तर कहते हैं। तो d बराबर क्या हो जाता है हमारा 0। जब भी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मूल समान होने पर, तो याद रखिएगा कि d बराबर क्या होता है 0, और d बराबर यानी कि विवेचक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac, क्या होता है b² माइनस 4ac।
AC। तो बताइएगा कि b का मान यहाँ पर क्या है, बताइए कि b का मान -4a है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो बताइएगा कि 4a उसका स्क्वायर करना है, -4 गुना उसके बाद क्या है a का मान तो हम लोग a ही रखेंगे, गुना उसके बाद c है ना, तो c का मान क्या है बताइए 2a + 1 है। क्या है 2a प्लस में 1। इसको इस तरह से लिखना है ना, बताइए लिखेंगे कि नहीं। अरे यार ये क्या कर दिया, इस तरह से लिखेंगे। अब बताइएगा कि 2a का स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर यानी कि 4 चौके 16a स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस लिख दे, क्या माइनस लिख देते हैं। 4 गुना a क्या हो जाएगा 4a। अब फिर उससे भी गुना करेंगे हम लोग इसको, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 8 और a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर इसको अगर हम लोग गुना कर देंगे 1 से तो क्या हो जाएगा 4a गुने 1 तो क्या हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा 4a। लेकिन किस में, एक सेकेंड दोस्तों, माइनस में होगा ना, क्योंकि माइनस से ना गुना कर रहे हैं हम लोग। तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 4a हो जाएगा। और इक्वल टू में हम लोग 0 लिखना भूल गए ना, तो इक्वल टू में क्या है 0 भी तो है ना, क्या है 0, ठीक है। तो बताइएगा यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए 24 सॉरी घटाएंगे ना, माइनस में है तो घटाएंगे, तो 8a स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा 8a स्क्वायर। अब बताइए ये 4a है, ये इसको हम लोग जोड़ घटाव नहीं कर सकते, तो बराबर के उस पार भेज देते हैं, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 4a। बताइएगा ये a और ये स्क्वायर का a खत्म हो गया, और जो है ये 8 और ये 4 कितने बार में, एक बार में। तो बताइए इस बार एक बचा ना, हमारा एक बचा, यानी कि 2a बराबर में क्या बचा 1, और a बराबर क्या आया तो 1/2 आया। बताइए ये सही है ना, यानी कि a का मान क्या निकल के आया तो 1/2। देखते हैं किस ऑप्शन में है 1/2। ऑप्शन क्या लग रहा है आप लोगों को, ऑप्शन बी लग रहा है क्या, तो ऑप्शन, एक सेकेंड, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा, क्या होगा मान होगा। याद रखिएगा कि 64 का वर्गमूल बताइएगा आप लोग कि 64 का वर्गमूल 8 होता है ना, और 64 का घनमूल बताइएगा कि 64 का घनमूल 4 होता है ना, यानी कि 64 के वर्गमूल को जो है 64 के घनमूल से इस तरह से भाग देना है। तो भाग देंगे तो कितना, 2 बार में भागा लगेगा ना, तो 2 बार में 8 बचेगा, क्या हमारे पास 0। तो बताइएगा कि क्या पूछा है, तो भाग देने पर मान होगा, क्या मान होगा तो 2 मान होगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर। तो इसमें कोई भारी बात है, ये तो सिंपल वे में बन गया ना, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा इतना इतना बराबर है, यानी कि √10 गुने √15 बराबर है। याद रखिएगा कि √10 गुने √15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 150 होगा ना, अंडर रूट में 150। अच्छा 150 को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 150 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे 150 का जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे, 2 से देंगे तो क्या होगा 75 हो जाएगा ना। अब फिर अगर हम लोग 3 से देना चाहें, किससे 3 से देना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 25। और फिर 5 से अगर हम लोग देना चाहेंगे तो क्या आ गया 5, यानी कि अंडर रूट 150 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 इस प्रकार से, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर उसी प्रकार से तोड़ा है, तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि अंडर रूट में जब 2 संख्याएं मिलती है तो एक संख्याएं बाहर आती है, तो ये 5 क्या आ गया बाहर, और ये दोनों आपस में अंदर में ही है, तो इसको अंदर में दोनों को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूना 6। 5 √6 किस ऑप्शन में, आप लोग बताइएगा कि 5 √6 ऑप्शन ए राइट आंसर है ना, आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग जो है एग्जामों में आप लोगों को क्वेश्चन जो है बनाना है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि यदि √3 10a बराबर क्या दिया गया है 3 sin a, क्या दिया गया है 3 sin a, और हमको मान किसका पूछा है तो sin स्क्वायर a, और फिर माइनस कोस स्क्वायर a का क्या पूछा है हमको मान पूछा है। तो इसको भी बनाने के लिए हम लोग क्लास को थोड़ा जूम करते हैं और सिंपल से समझते हैं। याद रखिएगा ये थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हम लोगों को सबसे पहली बात दिया क्या गया है, यही ना दिया गया है √3 10a
ए अब बराबर क्या दिया गया है 3 साइन ए, क्या दिया गया है 3 साइन ए। आप लोग बताइएगा कि हम लोग टेन ए को हम लोग साइन बटे कोस लिख सकते हैं ना, यानी कि √3 साइन ए अब बटे में क्या लिखेंगे हम लोग कोस ए, क्या लिखेंगे कोस ए अब बराबर ये 3 साइन ए। तो बताइएगा कि ये साइन और ये साइन ए खत्म हो गया ना, तो बताइएगा क्या बचेगा यहाँ पर √3 बाय कोस बचेगा, कोस ए बचेगा। अब बराबर में क्या बचेगा सिर्फ 3। तो अगर हम लोग यहाँ पर कोस ए का अगर हम लोग मान निकालना चाहेंगे तो कोस ए बराबर क्या निकल के आएगा बताइएगा कि √3 क्या निकल के आएगा √3 अब बटे में 3 निकल के आएगा ना। अगर हम लोग इसको अगर भागा लगाएंगे तो क्या आएगा 1 बटे √3, यानी कि कोस का मान क्या निकल के आएगा हमारा कोस ए का मान हमारा क्या निकल के आएगा तो 1 बटे √3। अगर समझ में नहीं आया तो बताइएगा। ये जो √3 है और ये 3 है ना, तो √3 बार में कटता है, कितनी बार में कटता है, तो कोस ए का मान हमारा क्या निकल के आया √3 सॉरी 1 बटे √3। तो आप लोग बताइएगा एक फॉर्मूला हमने पिछले ही क्लास में या फिर उससे ही पिछले क्लासों में पढ़ा रखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार जब वो होता है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर कोस ए का जो मान 1/3 निकला है, 1/√3 निकला है। अगर कोस स्क्वायर का मान अगर हम लोग पूछ लें तो क्या इसके मान का भी स्क्वायर कर देंगे, इसके मान का भी स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 1/3 आएगा ना। यानी कि कोस स्क्वायर का मान क्या आएगा 1/3 आएगा, क्या आ जाएगा 1/3। तो याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्या होता है ये फॉर्मूला होता है। तो बताइएगा कि इसको हम लोग 1 और फिर माइनस में कोस स्क्वायर ए का मान हम लोग क्या निकाल लिए थे, कोस का मान हम लोग निकाले थे 1/3। तो अब कोस स्क्वायर का मान क्या निकाले थे 1/3 निकाले थे, क्या निकाले थे 1/3। तो बताइए इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये 3 माइनस 1, तो वो क्या हो जाएगा 1/3। यानी कि साइन स्क्वायर ए का भी मान 1/3। और देखो याद रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग कोस ए का मान निकालें, क्या निकाले हैं कोस ए का मान आया है 1/√3। ठीक, अगर कोस स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे तो 1/3 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और क्या √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा सिर्फ, याद रखिएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग क्या किए 1 के जगह में 1 और कोस स्क्वायर के जगह हम लोग क्या लिखे 1/3। एलसीएम निकाल के इसको क्या लिखे घटा के। अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा कि 3 हो गया, अब माइनस 2/3 होगा ना, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, क्या आएगा 2/3 आएगा। तो 2/3 जब आएगा तो ये किसका आएगा मान, तो साइन स्क्वायर का मान आएगा, किसका मान आएगा साइन स्क्वायर का मान। अब पूछा क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, क्या पूछा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इस तरह से मारते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर का मान बताइएगा कि साइन स्क्वायर का मान क्या निकल के आया है 2/3, क्या निकल के आया है 2/3। अब बताइएगा माइनस है तो माइनस, कोस स्क्वायर का मान हम लोग क्या निकाले 1/3। अगर हम लोग इसका भी एलसीएम निकालना चाहेंगे तो 3 खत्म, यानी कि 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, 2 माइनस 1 अब बराबर क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो 1/3, यानी कि क्या, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या निकल के आया तो 1/3। तो देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में है 1/3। अगर नहीं समझ में आया आप लोगों को तो 2-3 बार जरूर इसको पीछे करके वीडियो को पीछे करके आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो अगर उस पर भी समझ में नहीं आया, अगर आप लोगों को उस पर भी समझ में नहीं आए तो याद रखिएगा अपने से आप लोग बना के जरूर चेक कीजिएगा। फिर भी ना समझ में आए तो जो भी आप लोगों को जो भी बातें ये कैसे आया सर, ये कैसे आया सर, या फिर 1/3 कैसे आया सर, या फिर 1/√3 कैसे आया सर, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो है डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और अगली क्लास में फिर से लेकर आ जाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को चुटकी में बजाना है, ठीक है। कहता है कि 10 45 डिग्री, 10 मतलब इंटू 10 20 डिग्री, इंटू 10 70 डिग्री, इंटू 10 75 डिग्री। तो इस प्रकार से अगर रहे तो इसका कुछ नहीं करना है, बस इसका 1 आंसर मारना है। क्या मारना है आंसर 1 आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। बस इसमें आप लोगों को याद रखना ये कि अगर जो दो एंगल को जोड़ने पर अगर देखिए हम लोग फिर से बताना चाहेंगे
कि अगर अगर दो एंगल को जोड़कर अगर 90 पुर रहा है, 90 पुर रहा है, तो उसके लिए अगर दो दो एंगल को जोड़कर 90 पुर रहा है तो याद रखिएगा कि उसका मान 1 होता है। क्या होता है? 1। और यहाँ पर इनटू में है तो 1 गुने 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? एक सेकेंड, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया छाया और उसकी लंबाई बराबर हो तो, याद रखिएगा कि जब 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 किसी खंबा और उसकी छाया की लंबाई बराबर हो जाए, क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा याद रखिएगा कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा? तो 45 डिग्री होगा, हमेशा याद रखिएगा। अब किस प्रकार से, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। क्या सिंपल याद रखिए आप लोग कि अगर छाया की लंबाई क्या हो जाएगा? हमारा छाया की लंबाई यहाँ पर, चलिए हम लोग आप लोग थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये क्या है हमारा, मतलब जो कि खंबा है उसकी छाया ये, एक सेकेंड, ठीक है, इस प्रकार से ही बनाते हैं। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, हम लोग थोड़ा इरेज कर देते हैं, थोड़ा इरेजर को बढ़ा दें क्या? ये लीजिए आप लोग, अब मिटेगा जल्दी से ना। मान लेते हैं कि ये क्या है? हमारा खंबा है। क्या है? खंबा है। और ये क्या है? हमारा छाया है। खंबे की क्या है? छाया है। याद रखिएगा कि मान लेते हैं हम कि यहाँ पर खंबा भी जो है वो 1 है और छाया जो है 1 है, क्योंकि दोनों समान है तो दोनों को 1 ही ना मानना होगा। ठीक है, तो मान लिए 1 है, तो बताइएगा आप लोग कि इस प्रकार से यहाँ पर हम एंगल बनाने के लिए यहाँ पर खींच सकते हैं। तो बताइएगा कि सूर्य का उन्नयन कोण, हम लोग याद रखिएगा उन्नयन कोण अगर आप लोगों को नहीं पता है तो उन्नयन कोण जो बनता है ना, यानी कि सूर्य का, यानी कि इससे जो बनता है यहाँ पर एंगल जो बनता है छाया और उसके बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है ना, तो उन्नयन कोण याद रखिएगा कि कितना होगा, वही पूछा है हम लोगों से। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ये और इसका बात बोला है, तो इसमें हम लोग बताइएगा ये P और ये B होता है, तो P और B किस में होता है? कि टेन थीटा में होता है या नहीं? बताइएगा कि टेन थीटा बराबर P बटे B होता है या नहीं? बताइए, होता है ना? P बटे H नहीं, P बटे B। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर, बताइए आप लोग कि ये P का भी मान 1 है और बटे में B का भी मान 1 है, तो टेन थीटा बराबर क्या आया? बताइए, 1 आया ना। और टेन कितनी डिग्री का मान 1 होता है? तो याद रखिएगा कि टेन जो है 45 डिग्री का ही मान 1 होता है, इसीलिए हम लोग क्या मारे थे? राइट आंसर ये इसे मारे थे। ठीक है, हमेशा जो है आप लोगों को याद रखना। ये क्या हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि 6 मीटर ऊंचे खंबे की पृथ्वी की छाया की लंबाई इतनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण, सेम क्वेश्चन पूछा है लेकिन इसमें मान पूछा है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहली बात कहता है यहाँ पर कि जो 6 मीटर है वो खंबा है। ये क्या है? 6 मीटर ऊंचा क्या है? खंबा है। याद रखिएगा कि पृथ्वी पर जो उसका छाया है 6 मीटर, ये क्या है? खंबा है। उसका जो छाया है वो क्या है? 2.3 मीटर। कितना है? 2.3 मीटर। यहाँ पर सॉरी 2.3 नहीं, 2√3 मीटर। इसका जो उन्नयन कोण है इसे ही हम लोग को निकालना है। तो याद रखिएगा कि इस पे भी हम लोग क्या लगाएंगे? ये क्या होता है हमारा P और ये क्या होता है B, तो इसमें भी टेन थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टेन थीटा बराबर क्या होता है? P बटे B। तो बताइएगा कि टेन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर P का मान क्या है? 6 बटे B का मान क्या है? 2√3 है ना। तो बताइए, दुक्का दो में 6 3 बार में कटेगा ना। और याद रखिएगा कि √3 बार, √3 जो है 3, √3 से जो है 3 √3 बार में कटता है। कितनी बार में कटता है? √3। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया? √3 आ गया। कितना आ गया? √3 आ गया। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले भी इस क्वेश्चन को इस मतलब देखिए इस प्रकार का कटाया था ना, मतलब 3 को √3 से √3 बार में। ठीक है, तो बताइए कि √3, टेन √3 किसका मान होता है? आप लोग बताइएगा कि 60 डिग्री का मान होता है या नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और याद रखिएगा, अगर हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ के आए, तो टेन कितनी डिग्री का मान 1 होता है? तो 45 डिग्री का मान। और टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो √3 होता है। और टेन 30 डिग्री का अगर हम लोग मान पूछ लिए जाए तो याद रखिए कि 1 बटे √3 होता है। क्या होता है? 1 बटे √3 होता है। ठीक है, इसमें तो ये सारा जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है
है ये सारा क्वेश्चन जो है टफ लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम लोग जो है हल्का हल्का क्वेश्चन बहुत पिछले क्लासों में करके रखा है, तो हमने सोचा कि क्या बार बार हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेकर जाते हैं आज स्टूडेंट के लिए, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है स्टूडेंट्स का, ठीक है ना। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा और ये जो क्लास है हमारा कैसा लग रहा है, ठीक है। हालांकि हम जो है थोड़ा होते हैं ना कि बच्चे सब बोर हो जाते हैं, तो बोर होने के लिए सर क्या करते हैं कि एक दो लाइन बीच में बोल देते हैं, तो वो हम नहीं कर पाते हैं। ये इससे हमको माफ़ी चाहिएगा कि हम थोड़ा पढ़ाने में जब उतर जाते हैं तो ये हम कर ही नहीं पाते हैं। जब हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं, तो जब पढ़ाना जब हम स्टार्ट कर देते हैं, अगर बीच में कोई बच्चा अगर हम लोग मुझे टोक देता है आलतू फालतू बात से, जैसे टोक देना है कि कोई सवाल पूछा है तो वो एक अलग बात है। अगर जो कोई फालतू बात बीच में कर लेता है या फिर मतलब बातें करने लगता है एक दूसरे से, तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है, ठीक है ना। तो इसी कारण से हम जब पढ़ाते हैं ना, तो ये हमारा आदत है, क्या है आदत। बीच में हम लोग जो है कोई सा भी मतलब बकवास नहीं ला पाते या फिर कोई सा भी डायलॉग नहीं ला पाते या फिर कोई सा भी मोटिवेशन लाइन भी नहीं ला पाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ में, ठीक है। लेकिन आप लोगों को याद रखना है, जितने भी मैं सारा बातें बताता हूँ आप लोगों को सारे बात जो इंपॉर्टेंट लगे, मैं तो पहले बताया हूँ कि कॉपी और पेन लेकर बैठना है, ठीक है ना। और जितने भी सारा इंपॉर्टेंट बात लगे और जितने भी इंपॉर्टेंट मैं फॉर्मूला बताऊं, मैथ है तो फॉर्मूला तो बताऊंगा ही, तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि फॉर्मूला को नोट करना है, क्वेश्चन को भी नोट करना है और खुद से एक बार सॉल्व करना है। अगर सॉल्व ना हो तो आप जो है क्वेश्चन कमेंट में अपना डाउट जो है जरूर टाइप कीजिएगा। मैं आप लोगों को जो है डाउट के क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सरल रेखाएं x x x x का मान क्या है -2 और y का मान क्या है 3 है का कटान बिंदु है। कुछ नहीं करना है, x का मान -2 है तो -2,3 लिख देना है, क्योंकि ये जो है एक्सिस वाला है, क्या है एक्सिस वाला, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है ये कहाँ पर आएगा। मान लीजिए कि ये चतुर्थांश है तो ये क्या होता है प्लस और प्लस होता है, क्या होता है प्लस और प्लस, और ये क्या होता है माइनस और प्लस, और ये क्या होता है माइनस और माइनस, सॉरी माइनस और माइनस, और ये क्या होता है प्लस और माइनस। बताइएगा कि ये क्या हो जाएगा, हमारा x का मान 2 है तो x का मान हम लोग 2 कहाँ पर जाएंगे -2 जाना है, तो बताइएगा कि हम लोग पढ़ रखे हैं ना कि माइनस इधर आता है x, ये x एक्सिस है तो माइनस वाला इधर आते हैं तो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद y का मान यहाँ पर क्या है 3 प्लस में है तो ऊपर जाएंगे ना, y का मान ये होता है और ये होता है तो प्लस में जाना है तो ऊपर जाते हैं, यानी कि इस एक्सिस में आएगा, किस में आएगा इस एक्सिस में आएगा, तो इस एक्सिस में क्या आ जाएगा यानी कि -2 कोमा क्या आ जाएगा 3, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा कटान बिंदु हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए राइट आंसर ही है, क्या ऑप्शन ए ही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है क्या, कोई बात नहीं, देखते हैं कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कहता है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है, क्या है समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 और क्या है 16 वर्ग मीटर सेंटीमीटर है, तो क्या है उसका EF बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो BC बराबर हम लोगों से पूछा है। कोई बात नहीं है, कोई बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा हम लोग जो है काम भी करने वाले हैं। अभी सबको जो है तोड़ फोड़ के रख देंगे, ठीक है। बस थोड़ा क्लास सही से जूम हो जाए, ठीक है। अब हो गया। अब कहता है कि दो त्रिभुज है, हम लोग यहाँ पर 2 त्रिभुज बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं त्रिभुज। मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका नाम मान लेते हैं ये टूटी फूटी जो भी बना हो ABC है, और अगली त्रिभुज हमारा ये है, क्या है अगला त्रिभुज ये है जिसका नाम क्या है DEF है, क्या है DEF है। और याद रखिएगा कि ABC का जो क्षेत्रफल वो 9 वर्ग मीटर वर्ग स्क्वायर दिया गया है, क्या दिया गया है वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और अगला जो है इसका कितना दिया गया है तो 16 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका क्या पूछा एक में दिया है EF, यानी कि ये जो EF है EF बराबर 4 दिया गया है, तो हम लोगों को पूछा क्या है BC, तो BC ये हम लोगों को पूछा, यानी कि ये वाला और ये वाला हम लोगों से मतलब है, ठीक है, और किसी से नहीं। फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा कि एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ त्रिभुज, क्या होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, अब बटे में क्या होता है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, क्या एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, और बड़ा इक्वल टू में क्या होता है तो भुजा का स्क्वायर होता है, क्या होता है भुजा का
भुजा का क्या होता है स्क्वायर, भुजा का क्या होता है स्क्वायर। तो भुजा याद रखिएगा कि क्या लेंगे हम लोग बी सी और क्या लेंगे हम लोग ई एफ लेंगे। तो बी सी अब बटे में क्या हो जाएगा ई और एफ का स्क्वायर, क्योंकि हमको उन्हीं दोनों से मतलब है। ठीक है, अगर ये भुजा दिया रहता तो ये भुजा पूछता, ये भुजा दिया रहता तो ये भुजा पूछता। ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो स्क्वायर। अब बताइएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी क्या है, एबीसी यही है ना 9 है, और एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ क्या है 16 है। बताइए है ना, ऐसा छोटा लिखते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो 9 बटे क्या हो जाएगा 16 और बराबर क्या हो जाएगा बीसी, बीसी का हमको मान निकालना है हम लोगों को। और ईएफ का मान कितना है 4। चलिए कटाते हैं, सॉरी स्क्वायर भी तो करना है ना, पहले स्क्वायर है ना इसका, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइएगा स्क्वायर करेंगे तो इसका तो इसको ये तो वैसे ही रहेगा 16 बटे 9 अब बराबर बीसी का स्क्वायर यानी कि बीसी स्क्वायर यानी और 4 का स्क्वायर 16। बताइए 16 और ये 16 खत्म, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बीसी का स्क्वायर अब बराबर में 9। हाँ, बराबर में 9 लिख सकते हैं ना। अब बोलिए कि स्क्वायर उस पर जाएगा तो रूट बन जाएगा, यानी कि बीसी बराबर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 9। अंडर रूट में 9 क्या निकलता है बताइए 3, यानी कि बीसी बराबर क्या निकल के आया हमारा 3। तो बीसी बराबर राइट आंसर क्या निकल के आया तो 3। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है बीसी बराबर 3। तो ऑप्शन ए राइट लग रहा है ना, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, मैंने कहा ना कितना बड़ा क्वेश्चन रहे, बस आप लोगों को क्या करना है ध्यान से देखना है। मैं सारे का जो है सारा एक्सप्लेनेशन जो है आराम से कर दूंगा। ठीक है ना, बस आप लोगों को शांति से जो है समझना है, कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ, कैसे कैसे अगला स्टेप ले रहा हूँ, सारा का सारा को ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपना डाउट को जो है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। ऐसे मत रहिए कि कोई नहीं किया है सर तो हम क्यों किए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। कोई कमेंट कोई नहीं किया है तो हम क्यों करें, सर के वीडियो में तो व्यू ही नहीं है हम क्यों देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है ना, आप लोग जो है क्लास को देखते रहिए। ये जो है ये क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जब छोटे छोटे क्वेश्चन जब आपसे सोल्व हो जाएंगे, थोड़ा टफ क्वेश्चन आएंगे, तो इस प्रकार का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना ही होगा। अगर नहीं बनाए आप लोग तो फिर पूरा का पूरा 100 में 50 भी नहीं बना के आ पाइएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है इससे भी कहीं कहीं टफ क्वेश्चन देते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि 100 क्वेश्चन में 50 बनाना है तो अब 50 आराम से बन जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। बिहार बोर्ड वाला भी सोचते हैं ना कि स्टूडेंट जो है आजकल बहुत टॉप कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा नंबर ला रहा है, तो सब कुछ सोच समझ के करते हैं। और बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, बस आप लोगों को ध्यान से समझना है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि मिलान बिंदु को हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा कि किसी त्रिभुज के, अगर मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, ये एक त्रिभुज है हमारा, क्या है त्रिभुज का नाम भी दे देते हैं, ये ए और ये बी और ये सी है। याद रखिएगा यहाँ पर कहता क्या है, कहता यहाँ पर ये है कि तीनों का जो लंब होता है, यानी कि तीनों लंब का मतलब ये है कि इस पर यहाँ से अगर ए से हम लोग अगर बी सी पर लंब डाल दें, इसे हम लोग क्या कहते हैं लंब। उसी तरह बी सी से अगर ए सी पर लंब डाल दें तो ये ए सी हो जाएगा। अब बताइए, और सी से हम ए बी पर लंब डाल दें तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यही जो तीनों लंब का जो कटान बिंदु है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि इसे हम लोग मध्य केंद्र कहते हैं। सॉरी, मध्य केंद्र नहीं, लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बस याद रखना है कि लंब के मतलब जो है कि लंब की कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। बस अब लोगों को इसलिए मैं एक एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया, क्योंकि ये आप लोगों को समझना है आखिर ये क्या है, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना, बस क्योंकि इस प्रकार से अगला क्वेश्चन भी तो आ सकता है। फिर से आ गया एक बड़ा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, देखते हैं। कहता है कि बेलन तथा शंकु के आधार की जो त्रिज्या है वो इतना अनुपात इतना है, इसकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना है, क्या करना है आप लोगों को पता है ना, पहले हम लोग क्लास को क्या करेंगे जूम करेंगे, फिर उसके बाद इसको तोड़ फोड़ करते हैं। क्या करते हैं तोड़ फोड़, मतलब तोड़ फोड़ देना है। एग्जाम में भी आप लोगों को एकदम तोड़ फोड़ के आना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शंकु बेलन, पहले क्या बोला बेलन और शंकु बोला है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो अनुपात में दिया गया है ये पहला वाला क्या हो जाएगा, ये बेलन हो इस पहला वाला, इसमें पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा बेलन का हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा शंकु का। इसमें भी ठीक उसी प्रकार पहला वाला क्या हो जाएगा बेलन का, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा शंकु का। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले बनाएंगे क्या बेलन याद रखिएगा कि कुछ नहीं, बस ऐसा ही बेलन होता है। क्या होता है बेलन होता है। शंकु इस प्रकार से होता है, किस प्रकार से, इस प्रकार से शंकु होता है। ये क्या होता है हमारा बेलन, लिख दे क्या बेलन, और ये
शंकु। हमें तो लिख के भी कोई फायदा नहीं, राइटिंग नहीं समझ में आता, बस समझना है आप लोगों को। ये क्या लिखा हमने, बेलन, और वो क्या लिखा, शंकु। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आधार की त्रिज्या, यानी कि ये आधार है, ये दोनों की आधार है। ठीक है, आधार की जो त्रिज्या यानी कि इसके आधा भाग को क्या कहेंगे हम लोग, त्रिज्या। त्रिज्या जो है वो 3:4, यानी कि इसका क्या हो जाएगा हमारा त्रिज्या 3 और इसका क्या हो जाएगा 4। और जो है इसकी ऊंचाई जो है, यानी कि ये ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा ये, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा ये, सॉरी ये ऊंचाई नहीं होता है, ये होता है, ये इसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये जो मतलब ये कि टेढ़ा दिख रहा है आप लोगों को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है ना, तो ऊंचाई ये हो जाएगा। तो बताइएगा कि इसके ऊंचाई का जो मतलब अनुपात इतना दिया गया है, तो इसके आयतन का अनुपात पूछा है, तो कुछ नहीं करना है। बताइएगा कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। आप लोग बताइएगा कि बेलन का आयतन होता है या नहीं। ठीक है, बेलन और शंकु का आयतन पूछा है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमेशा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये पाई और ये पाई यहाँ से खत्म, तो मान रखिए आप आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आर किसका आर लगाना है, तो बेलन का। बेलन का आर क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 गुने 3 लिख सकते हैं, आर स्क्वायर है तो गुने एच। एच किसका लगाना है हमको, बेलन का। ऊपर में बेलन है तो क्या निकल के आएगा 2, आप बटे में सबसे पहली बात हम लोग 1/3 है तो 1/3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/3। आप गुने में उसके बाद क्या है आर स्क्वायर, यहाँ पर भी है तो आर हम किसका लगाएंगे, तो आर त्रिज्या का मान यहाँ पर ये है, याद रखिएगा। तो त्रिज्या का अनुपात ये है, तो आर किसका रखेंगे हम लोग, अगला वाला रखेंगे, यानी कि शंकु अगला वाला है तो अगला 4 गुना 4 क्या लिखेंगे 4 गुना 4। उसके बाद फिर गुना देके एच अगला वाला लेंगे हम लोग ये वाला, यानी कि 3। बताइएगा इसको कटा सकते हैं हम लोग 3 बार में, तो बताइएगा। ठीक है, और उसके बाद ये कट के कितना बार में, 2 बार में कट के आएगा। और क्या बचा हम लोगों के पास, ये 3 गुना 3, 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और बटे में 4 गुना 2 8, यानी कि 8/9। 8/9 को हम लोग लिख सकते हैं 9:8 क्या लिख सकते हैं हम लोग 9/8 को हम लोग लिख सकते हैं 9:8। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है 9:8। ऑप्शन ए लग रहा है क्या, नहीं ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए ही है ना, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आप लोगों को जो है याद रखना है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। कोई बात नहीं है, 10 प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है। कहाँ तक, जैसे 2 प्लस क्या हो जाएगा बताइए, कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 एक सेकेंड 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20, ये कहाँ तक हो गया 10 सम संख्या होगा। अब बटे में क्या करना है 10 और सारे को जोड़ देना है। बताइए 20 और 18 38 और 16 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 38 और 16 कितना हो जाएगा, 38 और 16 कितना होगा 54 और 14 को जोड़ेंगे तो 68 और 12 क्या हो जाएगा 80 10 90 98 98 और 6 कितना हो जाएगा 98 और 6 104 मतलब ये कि 108 2 10 110 क्या हो जाएगा 110। अब बटे में क्या है 10, अगर भागा लगाएंगे कितना बार में 11 राइट आंसर हो जाएगा ना। बस आप लोगों को याद रखना है ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर 11 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और याद रखिएगा कि इतना हम लोग तो इतना फिर भी कम था, इतना कम था तो हम लोग लिख लिए। और याद रखिएगा कि अगर 100 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग पूछ दे तो, या फिर 200 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग पूछ दे तो क्या करें, याद रखिएगा कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दिया जाए उससे आप लोगों को जोड़ देना है 1 जोड़ देना है। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है n+1। क्या होता है n+1 होता है, यानी कि जो संख्या दिया गया है 10 उसमें 1 जोड़ देना है, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जैसे 100 अगर 100 का पूछा है तो 100 का पूछा है तो 100 + 1 101, 200 का पूछ लेगा तो 200 + 1 201, याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, हम लोग छोटा बहुत था तो हम लोग लिख लिए, लेकिन अगर बड़ा आ जाए तो नहीं लिख सकते ना। अब अगला क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन। ये हमारा क्या है आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग क्या डेली 20-20 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि माध्य का और बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है ये याद रखिएगा कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 2 गुना नहीं 3 गुना, क्या 3 गुना माध्यिका। क्या लिखना है माध्यिका और फिर
प्लस में नहीं माइनस में 2 गुना माध्य। क्या लिखना है? 2 गुना माध्य। ठीक है, यानी कि 3 गुना माध्य का और 2 गुना माध्य, यानी कि बहुलक का मान क्या है हमारा? z, यानी कि हम कह सकते हैं z इक्वल टू 2 गुना माध्य का, यानी कि 3 गुना माध्य का, यानी कि 3 गुना माध्यिका का मान क्या है? y, यानी कि 3y और माइनस में 2 गुना माध्य, तो 2 गुना माध्य का मान कितना है? तो x। तो बताइएगा कि ये किस ऑप्शन में है? z बराबर 3y माइनस 2x, z बराबर 3y माइनस 2x, ऑप्शन ए लग रहा है क्या आप लोगों को? तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है जितने भी स्टूडेंट नहीं उतारे थे तो आप लोग जो है क्लास को थोड़ा पीछे करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, और ये था आज का हमारा क्या? आखिरी क्वेश्चन। तो बताइएगा आप लोगों को ये जो क्लास है हमारा आप लोगों को कैसा लगा? ठीक है ना, और ये हम लोगों ने आज का जो सारा का सारा क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन जो हम लोग डीप में जाकर पढ़े हैं। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को हम लोग नहीं छोड़े हैं। ठीक है, और अच्छे से मतलब जो है कि क्लास किए हैं। ठीक है ना, कोई बकवास ना कुछ नहीं। ठीक है ना, तो बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बॉक्स में जो है यस सर जरूर लिखिएगा। अगर नहीं लगा तो भी बताइएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो मतलब जो है कि फिर से आप लोग को देखना है वीडियो। अगर कैसा मतलब जो है कि अगर जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पर जो है देखना है, बार बार देखना है, 2 बार 3 बार देखना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप लोगों को जो है अपना डाउट को जो है कमेंट बॉक्स में लेकर आना है। ठीक है ना, और याद रखिएगा ये आप लोगों को मैं जो है मैं ये होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को जो भी समझ में नहीं आया है तो क्लास को जो है दोबारा तिबारा जरूर देख लीजिएगा, और उस पर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जो है अपना जो है सवाल को जरूर टाइप कीजिएगा। मैं सारे के सारे सवालों का जो है जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है।